हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज योगेंद्र शर्मा और स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। जैसा कि मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से पता है, पिछले लेक्चर के अंदर जब मैंने यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताई थी कि 12th क्लास के अंदर मैक्सिमम मार्क्स गेन करने का क्या तरीका हो सकता है, तो वो चीज़ शायद आपको समझ में आई होगी। और लास्ट मोमेंट पर मैंने ये चीज़ छोड़ दी थी, मैंने कहा था कि डेरिवेशन को लंबे टाइम तक कैसे याद रखें। तो इसके लिए एक छोटा सा मैंने कहा था कि मैं आपको एक फंडा बताने वाला हूँ जो कि काफी इफेक्टिव होने वाला है आपके लिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके आज का पॉइंट और समझते हैं किस तरह से डेरिवेशंस को अपन लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा एक कार्टून बना हुआ है मिस्टर बीन का। मिस्टर बीन जो थे वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। मतलब कि इंटेलिजेंट होने का मतलब इनके जो आइडियाज थे ना, वो बहुत ही यूनिक हुआ करते थे। आपने कभी देखा है कि ये कार्टून? अगर नहीं देखा तो आज एक काम करना, वीडियो वगैरह अपना तो देखना ही है कंप्लीटली, फिर उसके बाद में थोड़ा सा टाइम निकाल करके मिस्टर बीन वाला ये थोड़ा सा कार्टून जरूर देखना। इसके आइडियाज है ना, वो एकदम यूनिक हुआ करते थे। आप देखोगे ना तो आप खुद सोचोगे जैसा अपन नहीं सोच सकते ना, वैसा ये सोचते थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लगाया है कार्टून। तो देखो यहाँ पे लिखा हाउ टू रिमेम्बर डेरिवेशन फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम तक डेरिवेशंस को कैसे याद रखा जाए, तो इससे रिलेटेड अपन यहाँ पर वीडियो जो है वो आज बनाने वाले हैं। अपन समझने वाले हैं किस तरह से कैसे क्या होने वाला है ना, किस तरह से डेरिवेशंस को लंबे टाइम तक अपन याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखो यहाँ पर जो है, देखना, तो सबसे पहले जो है अपन ने यहाँ पर जो पॉइंट है वो यहाँ पर निकाल लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक छोटा सा डेरिवेशन है जो 12th क्लास के जो बालक होते हैं ना, उनको बड़ा ही टिपिकल सा लगता है। मतलब कि मैक्सिमम टाइम्स मैंने ऐसा नोट किया है कि जो थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, उसके अंदर से अगर कोई पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा मेरे बालक मेरे पास लेकर के आए हैं, तो वो लेकर के आए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, है ना। इसको यहाँ पर अपन समझने का कोशिश करते हैं। एकदम सिंपल सा थिंक है, देखो समझो। सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए डाइपोल क्या है। पहले तो मैं इसका लॉन्ग डेरिवेशन बताऊंगा, ठीक है ना, और फिर इसके बाद में मैं इसका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। एक छोटी छोटी बातें हैं जो कि अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर लॉन्ग टाइम तक ये चीजें आपको याद रहने वाली है। देखना ये डेरिवेशन कितना बड़ा होने वाला है, लेकिन कितना सिंपली आपको याद रह जाएगा। ठीक है ना, तो देखो स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट। सबसे पहले यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिख रहा होगा। डाइपोल आप अच्छी तरीके से जानते हो क्या होता है। डाइपोल इज ए सिस्टम विच इज मेड बाई टू चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस विच विल बी, अपन कहेंगे सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। इसका मतलब कि अपन कहेंगे कि एक सिस्टम है ऐसा जो कि दो पॉइंट चार्ज से मिलकर के बना हुआ है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन नेचर के अंदर वो चार्ज क्या है, एक दूसरे के अपोज है ना। मतलब एक पॉजिटिव होने वाला है तो दूसरे वाला नेगेटिव होने वाला है। और अपने को पता है इनका जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको अपन यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2a से। तो मैंने यहाँ पर लिखा a और a, तो यहाँ पर कितना हो गया 2a, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। ये इसका सेंटर है, इसको मैं यहाँ पर O मान लेता हूँ। ये पॉइंट है P जहां पर मेरे को पोटेंशियल बताना है। ये जो पॉइंट इसको मैं यहाँ पर A मान लेता हूँ माइनस चार्ज वाले को, और प्लस चार्ज वाले को B मान लेता हूँ। ये पॉइंट मैं यहाँ पर M मान लेता हूँ और ये पॉइंट मैंने यहाँ पर N मान लिया। तो मैंने आपसे पूछा बताओ यहाँ पर पोटेंशियल कैसे बताया जा सकता है, तो मेरे बालक कहेंगे सर देखो पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो होता है V बराबर KQ/R, है ना। बोले हाँ सर। तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले पॉजिटिव वाले के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल देख लेते हैं, फिर नेगेटिव वाले के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल देख लेंगे और फिर ऐड कर देंगे तो कंप्लीट पोटेंशियल आ जाएगा ना। तो मेरे बालक कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ तो बिल्कुल बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस मान ली R1 और ये वाली डिस्टेंस जो है मैंने यहाँ पर मान ली R2। एनी प्रॉब्लम? आप कहेंगे सर कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, प्लस वाले के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसको यहाँ पर देखता हूँ पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होने वाला है ना। तो मेरे बालक यहाँ पर कहेंगे देखना, अपन कहेंगे V1 मान लेता हूँ प्लस वाले कारण, V1 बराबर अपन लिखे KQ अपॉन डिस्टेंस अपन ने मानी थी R1, तो यहाँ पर आ जाएगा R1 और इसको बना लिया अपन ने क्या, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर इसके बाद में मैं नेगेटिव वाले के कारण देख लेता हूँ, तो V2 इज इक्वल टू, अच्छा देखना अब नेगेटिव वाला जो था है ना, अपन कहेंगे उससे डिस्टेंस कितनी है पॉइंट P की, आप कहोगे सर R2 है, और अगर R2 है ना तो अपन यहाँ पर क्या V2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस KQ अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा R2, और इक्वेशन नंबर बन गया 2। मैं कहूंगा अच्छा बताओ बालको नेट पोटेंशियल क्या होगा पॉइंट P पर, तो मेरे बालक यहाँ पर कहेंगे नेट पोटेंशियल है ना
8 पॉइंट P। तो पॉइंट P पर अगर नेट पोटेंशियल की बात करूं तो मेरे बालक कहेंगे सर V बराबर V1 प्लस अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे V2। तो V1 का वैल्यू क्या है? बोला सर इक्वेशन फर्स्ट में देख लो, तो यहाँ पर है KQ अपॉन R1 और यहाँ पर V2 क्या है? तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, KQ अपॉन यहाँ पर आ जाएगा R2, अपन यहाँ पर KQ यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा R2। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा KQ, है ना, और फिर इसके बाद एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाएगा? R1 R2, है ना, और फिर इसके बाद में अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे? फिर इसके बाद में अपन यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? R2 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा? R1। ये यहाँ पर क्या आ गया? ये यहाँ पर आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट P। बोल सर बस हो गया खत्म? हाँ तो बस हो गया खत्म, डेरिवेशन इतना सही था। लेकिन यहाँ पर देखो बल्कि एक छोटे से पॉइंट समझने वाली बात है, R1 और R2 तो अपने माना है ना, और माना है तो अपने को हटाना पड़ेगा इसको, और हटाएंगे कैसे? तो देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं ना। ये वाली जो डिस्टेंस है ना, हमेशा यही डिस्टेंस अपने को गिवन होता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस अपने को स्मॉल r कुछ गिवन होगा। एक बात और, आरबीएससी का जो बुक है ना, उसके अंदर ना R2 की जगह R1 ले रखा है और R1 की जगह R2 ले रखा है। डिस्टेंस आप कुछ भी मान सकते हो, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लास्ट में जब वो फॉर्मूला निकालूंगा ना, तो आप खुद यहाँ पर ऐसे कहेंगे सर बिल्कुल कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। देखना, तो अब सबसे पहले अपने को यहाँ पर R1 और R2 को इसकी R की टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब करेंगे कैसे? तो ये यहाँ पर देखो थोड़ा सा समझते हैं अपन के। यहाँ पर ये वाला जो एंगल यहाँ पर बनाया गया, इसको मान लेते हैं थीटा है। अगर इट्स थीटा तो इट्स ऑल्सो थीटा, है ना, कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझना बात को आगे। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया, कौन सा? मैं कहूंगा O, और यहाँ पर N और यहाँ पर B। तो इसके अंदर इस ट्राइंगल में बात करूं तो ये वाला देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर NB जो है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। NB यहाँ पर परपेंडिकुलर है, और सेम ऐसा ही यहाँ पर परपेंडिकुलर है NB। और अगर ऐसे ही बात करो तो एक ट्राइंगल और बन रहा है यहाँ पर OA, और मैं बात करूं M में, तो यहाँ पर भी देखो एक परपेंडिकुलर डाल रखा है मैंने A से M पर। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पर क्या है? AM। समझ में आ गई ना बात? बोला हाँ सर। तो अगर यहाँ पर बात करो तो ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये वाला भी परपेंडिकुलर। ये वाले इस ट्राइंगल के अंदर देखो अपन के हाइपोटेनस जो है वो यहाँ पर क्या है? A, और इस वाले ट्राइंगल के अंदर भी हाइपोटेनस क्या है? A। कैसे पता चला? 90 के सामने वाला हाइपोटेनस ही तो होता है, करनी तो होता है। इसका मतलब अगर अपन यहाँ पर बात करें तो इसका बेस जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपन कहेंगे ये आ जाएगा एक कोस थीटा, और यहाँ पर ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये भी क्या आ जाएगा? एक कोस थीटा आ जाएगा। आई एम राइट? बोलो सर बिल्कुल सही बात है। अब देखो समझना बात को आगे। अपन ने यहाँ पर क्या किया? अगले वाले पेज पर देखो, अपन ने VP इज इक्वल टू लिख रखा है KQ R2 माइनस R1 और R1 R2। इसका मतलब इसको इक्वेशन नंबर मैंने यहाँ पर 3 बना लिया, है ना। और अब मेरे को यहाँ पर अगला जो मेरा टारगेट है ना, वो यहाँ पर एक तो मेरे को यहाँ पर फाइंड आउट करना है क्या? एक तो मेरे को फाइंड आउट करना है R2 माइनस R1, है ना, और एक मेरे को यहाँ पर फाइंड आउट करना है क्या? R1 R2। तो इन दोनों की यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए पहले मेरे को R1 R2 का वैल्यू पता होना चाहिए। अब वो मैं कैसे बताऊंगा? तो देखो बात को समझना थोड़ा सा, है ना। तो देखो वापस से इस डायग्राम पर चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखो इस डायग्राम के अंदर डाइपोल जैसा कि बहुत ही छोटा सा होता है ना। इसका मतलब अपन यहाँ पर कहेंगे इस वाले डायग्राम के अंदर ये जो AP है ना, इसको अपन अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल मान सकते हैं? MP के इक्वल मान सकते हैं, है ना। और अगर इस डायग्राम में मैं बात करूं तो NP जो है ना, NP, इसको अपन अप्रोक्सीमेटली लगभग अपन यहाँ पर किसके इक्वल मान सकते हैं? BP के इक्वल मान सकते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या? बोला हाँ सर चलो ठीक है ये तो। अब यहाँ पर देखो बात को आगे समझना। क्या मैं MP बराबर, देख लो वापस से सुनना, क्या मैं MP बराबर OM प्लस OP लिख सकता हूं क्या? बस सर वापस से हमको एक बार देखने दो। MP बराबर OM प्लस M क्या लिख सकते हैं? OP। बोला हाँ सर लिख सकते हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखना मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपन यहाँ पर लिखेंगे MP बराबर, मैंने लिखा MP बराबर, मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? MP बराबर अपन लिखेंगे MO प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? OP आ जाएगा। और MP को लगभग मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? देखो उस डायग्राम में AP लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखना अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखो MP को अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? AP। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा? R2 आ जाएगा। इसकी जगह यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है? R2 लिखा जा सकता है। तो अपन ने यहाँ पर क्या किया? इसकी जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? देखो यहाँ पर लिख दिया R2 इज इक्वल टू
एम, अब ये इसके बाद में यहाँ पर बात करता हूँ एमओ। एमओ की बात करूँ तो ये यहाँ पर अपना क्या ए कोस थीटा, बोले हाँ सर दिख रहा है। और प्लस अपन बात करें ओपी, तो ओपी देखना डायग्राम में क्या है, वापस से दिखा देता हूँ आपको। ओपी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आर है ना, तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर इसकी जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया आर। तो देखो आर टू बराबर यहाँ पर क्या गया, आर टू बराबर है ए कोस थीटा प्लस आर, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ आर टू बराबर आर प्लस मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए कोस थीटा। बोले हाँ सर ये तो एक ही बात है। इसको इक्वेशन नंबर मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, 4 बना लिया। ठीक है, बोले ठीक है सर। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो अब फिर से देखना उस डायग्राम में, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ओपी बराबर है ना, ओपी बराबर ओ एन प्लस एन पी। बोला हाँ सर ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिखा, देखो ओपी बराबर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ओ एन प्लस मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एन पी। अब मेरे बालक कहेंगे ओपी का वैल्यू तो आर के इक्वल है, और ओ एन जो है वो यहाँ पर ए कोस थीटा है ना, और एनपी जो है वो अप्रोक्सीमेटली, देखना यहाँ पर जो अपने यहाँ पर का एनपी जो है वो अप्रोक्सीमेटली आर वन के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, आर वन लिखा जा सकता है, तो प्लस यहाँ पर जाएगा आर वन। तो अपन लिखे आर वन इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से बात करूं तो आर माइनस यहाँ पर क्या जाएगा, ए कोस थीटा। बोला सर बिल्कुल सही बात है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 बना लिया। अब मेरे को चाहिए क्या क्या था, मेरे को आर टू माइनस आर वन चाहिए था। तो सबसे पहले तो मैं यहीं पर देखो सोल्व करके बता रहा हूं, मैं यहाँ पर आर टू माइनस आर वन का वैल्यू निकालूंगा। तो आर टू माइनस आर वन यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपन लिखेंगे देखो आर टू का वैल्यू है आर प्लस ए कोस थीटा, और फिर इसके बाद में यहाँ पर देखो आर वन कितना है, आर माइनस ए कोस थीटा। जब अपन आर टू में से अपन इसको माइनस करेंगे तो आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर है 2a और यहाँ पर क्या जाएगा कोस थीटा। इक्वेशन नंबर बन गई 6। और ऐसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा r1 r2। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखो r1 r2 की बात करूं तो r1 क्या है, अपन यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी, और यहाँ पर ये a प्लस बी। तो इसको यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, इसको यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अपन यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, तो चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर, तो यहाँ पर जाए आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर, यहाँ पर क्या जाएगा थीटा। इक्वेशन नंबर बन गया 7। अब इक्वेशन नंबर जो अपने पास यहाँ पर 6 है और इक्वेशन नंबर जो 7 है, इनका जो वैल्यू है ना वो यहाँ पर उठा करके किस में रख दो, इक्वेशन नंबर 3 में है ना, इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। तो वीपी इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर आ जाएगा के क्यू, और ऊपर था आर टू माइनस आर वन, तो इसकी जगह आ जाएगा 2a कोस थीटा डिवाइडेड बाई अपन कहेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर है कोस स्क्वायर थीटा। अब मेरे बालक कहेंगे सर हम जानते हैं डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2a। इसका मतलब P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, तो यहाँ पर Q इंटू 2a की जगह P लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर है VP इज इक्वल टू क्या लिख देंगे अपने के KP, यहाँ पर जाएगा कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। इट्स पोटेंशियल एट पॉइंट P। एकदम आसान सा डेरिवेशन था ना, हो गया डेरिवेशन खत्म। लेकिन ये इतना लॉन्ग डेरिवेशन है ना कि इसके स्टेप्स वगैरह है ना आपको ध्यान नहीं रहता है, और मेरे बालक कहेंगे कि सर इसको भी याद कैसे करें। तो यही तो मैं सिखाने जा रहा था। डेरिवेशन तो एवं ही बताया है, लेकिन डेरिवेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट था ना, जो अब तक जाना था, वो तो अब आने वाला है। समझ में आई ना बात? तो देखो स्टार्ट करते हैं, देखो समझना आप बात को। अपन यहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा और आगे कैरी ऑन करते हैं। डाइपोल जो छोटा सा होता है, इसका वो छुट्टू से डाइपोल के लिए अगर मैं बात करूं तो अपन कहेंगे आर की कंपैरिजन में ए को नेग्लिजिबल माना जा सकता है, और ए के नेग्लिजिबल मानने के साथ ही ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, लगभग अपन यहाँ पर जीरो हो जाएगा ए की आर की कंपैरिजन में। तो इसका मतलब अपन यहाँ पर कहेंगे, तो देखना अगर अपन यहाँ पर बात करें इसको नेग्लिजिबल मान लो तो अपने वीपी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, वीपी इज इक्वल टू आ जाएगा केपी कोस थीटा और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो ये यहाँ पर पॉइंट पी पर क्या आ गया, ये पॉइंट पी के ऊपर आ गया पोटेंशियल का वैल्यू। अब देखो अगर अपने को एक्सिस और इक्वेटोरियल पर चाहिए तो भी अपन यहाँ पर बता सकते हैं। देखो कैसे, अपन यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर अगर एक्सिस पॉइंट पर बात करूं तो थीटा कितना हो जाएगा, मेरे बालक कहेंगे एक्सिस पॉइंट से यहाँ कहीं होगा तो थीटा 0 हो जाएगा। तो क्या मेरे बालक थीटा का वैल्यू 0 रख के और ये बात समझ सकते हैं क्या? बोले हाँ सर कर सकते हैं ऐसा। ऐसे ही अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर बात करूं तो इक्वेटोरियल पोजीशन यहां कहीं होगी, इसका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बन जाएगा। और जिस दिन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बन जाएगा तो क्या मेरे बालक थीटा का वैल्यू रख करके और वीपी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? तो मेरे बालक कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब समझो बात को आगे, डेरिवेशन को याद कैसे किया जाए। तो डेरिवेशन को याद करने का बिल्कुल आसान सा तरीका, डेरिवेशन को अपन ने किया ना, रफली अपन ने यहाँ पर सोल्व कर लिया, अपन ने इसको लिख करके भी देख लिया। अब याद करने का तरीका ये है, आपको केवल और केवल जो मेन
स्टार्टिंग वाले जो बातें हैं वो ध्यान रखनी है। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम के अंदर कि अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो अपने को क्या करना, बस ऐसा ही मानना है कि दो पॉइंट चार्ज है ना, एक पॉजिटिव वाला और दूसरा नेगेटिव वाला। पहले वाले के कारण पोटेंशियल निकालेंगे, दूसरे वाले के कारण पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है, और उन दोनों को ऐड कर देंगे। इसका मतलब आपको जो आपने इतनी बड़ी डेरिवेशन लिखी है इसके कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पर छोटे से सिंपल यहाँ पर ध्यान रख लेने हैं। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट पी पर अपन यहाँ पर V1 और V2 का वैल्यू निकाल करके और उसको ऐड कर देंगे। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गई ना। सेकेंड स्टेप अपन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर पहले अपन MP को डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। तो यहाँ पर लिख लो साइड के अंदर MP को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, अपन कहेंगे OM और प्लस यहाँ पर क्या होने वाला है OP, है ना, और इससे अपने को यहाँ पर R2 मिलेगा। और ऐसे ही यहाँ पर थर्ड स्टेप लिख लेना, अपन यहाँ पर क्या करें OP को डिवाइड करने वाले हैं किसमें, अपन यहाँ पर इसको डिवाइड करने वाले हैं ON और प्लस अपन यहाँ पर NP में, और इसी के साथ अपने को R1 मिलेगा। जो R1 R2 मिलेगा इन दोनों का वैल्यू उठा करके और V1 प्लस V2 वाले फॉर्मूले में रख देंगे, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P अपने को मिल जाएगा। समझ में आई बात। अब फिर से समझना बात को आगे। मैंने यहाँ पर किया क्या, पहले मैंने कंप्लीट डेरिवेशन समझाया, लेकिन डेरिवेशन समझाना मेरा टारगेट कतई नहीं था। मेरा टारगेट केवल एकदम सिंपल सा है, जो डेरिवेशन आपने बुक या नोटबुक में देख करके पढ़ा है ना, बस उसके जो स्टेप है, मतलब कि आपको छोटे छोटे स्टेप यहाँ पर साइड में लिख लेने। एक पेपर आज ऐसा बनाओ, एक बड़ा सा पेपर बनाओ, उसके ऊपर है ना सबसे पहले लिखो चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर नंबर फर्स्ट की जितनी भी डेरिवेशन है उनके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लिखो कि इस डेरिवेशन के अंदर ये स्टेप आता है, इसके बाद में ये स्टेप आता है। दो तीन स्टेप से ज्यादा कोई भी डेरिवेशन होता नहीं है। समझ में आई ना बात। और ऐसे अगर मान लीजिए छोटे छोटे स्टेप बना करके और आपने जैसे मान लीजिए हर चैप्टर के डेरिवेशन के पेपर्स बना लिए और उनके ऊपर आपने लिख लिया कि इस डेरिवेशन में 3 स्टेप है, इसमें 2 स्टेप है, इनमें 4 स्टेप है, और अगर स्टेप्स आपको याद हो गए तो डेरिवेशन आपको इजीली याद हो जाएगी। समझ में आई बात। तो इस तरह से डेरिवेशंस को अपन लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। ये डेरिवेशन था जो बार बार मेरे को मैसेज किए जा रहे थे, बार बार मेरे पास कॉल्स वगैरह आ रहे थे, बोले सर ये डेरिवेशन एक बार बताओ बताओ, तो इसके ऊपर मैंने है ना वीडियो इसीलिए बना डाला। अब एक बात और समझना, अपन है ना आगे वाली वीडियोस के अंदर क्विक रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब RBSC के जो 12th क्लास के फिजिक्स के जो 17 चैप्टर हैं वो हर चैप्टर मैं 15 से 20 मिनट के अंदर रिवाइज करके बताऊंगा विदाउट एनी टच ऑफ कॉपी एंड पेन। मतलब कि किसी तरह का कोई कॉपी पेन में टच नहीं करूंगा और विदाउट टच किए मैं आपको फटाफट से क्विक रिवीजन करवाने वाला हूं। कैसे वो अपन समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले मैं मेरे बच्चों के लिए एक छोटा सा काम आज छोड़ करके जा रहा हूं। क्या, फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो आप अच्छी तरीके से पढ़ें। आपके पास 2 दिन का समय और 2 दिन के बाद में मैं फर्स्ट चैप्टर के ऊपर वीडियो डालने वाला हूं। मैं केवल ओरली बोलूंगा और आपको केवल सुनना है। अगर आपने अच्छी तरीके से 2 दिन में पढ़ा है तो फटाफट से आपको वो जो चैप्टर है वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं परीक्षा के टाइम में फिजिक्स को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स अपने को इतना अच्छा आने लग जाएगा। मैं सच बता रहा हूं कि जो 17 वीडियोस आने वाले हैं ये आपका बिल्कुल डिसाइड कर देगा कि आपके फिजिक्स के अंदर कितना क्या मार्क्स बनने वाला है। समझ में आ गई बात। लेकिन एकदम सिंपल सी बात है, मेहनत बराबर मेरे करना होगा। तो 2 दिन का समय देता हूं मैं मेरे बच्चों को, फटाफट से तैयार कीजिए पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगली मुलाकात होगी क्विक रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। घर पर रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं क्या कि कोरोना फैल रहा है, और मोदी जी का कहने की बात नहीं है, वास्तव में कोरोना फैल रहा है। तो अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।